बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ पर प्रोग्राम आवाम की आवाज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खालिद चौधरी साहब। खालिद चौधरी साहब से आज हम जिन मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करेंगे, सबसे पहले जो कल बहुत एक आम इजलास हुआ है एपेक्स कमेटी का, उससे सिलसिले में खालिद साहब को से पूछेंगे कि कल जो फैसले हुए इस एपेक्स कमेटी में, जिसमें आर्मी चीफ और चारों सूबों के वज़राए आला ने भी शिरकत की, और इस इजलास में जो फैसले हुए हैं और इजलास के अंदर की जो कहानी है वो मैं चाह रहा था कि हम हमारे नाजरीन के सामने लेके आएँ। जी चौधरी साहब, कल का जो इजलास हुआ है एपेक्स कमेटी का, इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि कल के जो फैसले हुए हैं उन पर कहाँ तक जो है ना अमल दरामद होगा, और किन खदशात का जिक्र किया है हमारे पीएम साहब ने, और कहा है कि मुल्क आज हमारा जिस दोहराए पर खड़ा है और जिस माशी मसाइल से हम दो चार हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि कल के इजलास से जो क्या नताइज जो है वो बरामद होंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ अपने तौर पे जी जी कि ये जो कल का इजलास है, इसे मैं गैर मामूली इजलास नहीं समझता, और जो आज बयान किया जा रहा है गैर मामूली का लफ्ज़ इस्तेमाल करके फैसलों के हवाले से, मैं उनको भी गैर मामूली नहीं समझता। पहला तो मेरा ये इख्तिलाफ है। ठीक है। दूसरी बात रही IMF का एक और प्रोग्राम दरकार, ये हुकूमत का कहना था इजलास। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें जो आज के अखबारात की जो सुर्खियाँ अगर देखें तो उसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी, आइंदा कड़वे और सख्त फैसले करना होगा। ये बात उन्होंने की है ना, पीएम साहब ने इजलास में बात की है, और ये जो दूसरी बात आपने बड़ी अहम बात की है कि हमें ये जो IMF का एक प्रोग्राम जिस पर स्टाफ लेवल का माहिदा हो चुका है, इस पर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, बल्कि उस पर तो IMF ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी इजहार कर दिया है, क्योंकि वो स्टाफ लेवल माहिदा करने के लिए जो यहाँ पर मिशन आया हुआ था वो वापस जा चुका है। लेकिन वापस जाने के बाद अब उन्होंने कहा है कि आप जो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं आपके मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, और भी जो मसनूआत हैं, उसके ऊपर 18% जो सेल टैक्स ड्यूटी है वो भी आप लगाएं। तो ये जो अब अभी फिर उसके बाद बावजूद मैं समझता हूँ कि पीएम साहब ने कल के इजलास में इस बात का बरहमला इजहार किया है कि हमें जो है IMF से 2-3 साल के लिए एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा, जो सबका प्रोग्रामों से बड़ा प्रोग्राम होगा। जी आप बात करें। जैसा मैं इसी बिना पे कह रहा हूँ कि ये गैर मामूली नहीं है। माजी में भी यही जुमलेबाजी आपको दिखाई देगी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि हमें फलां टाइम के लिए ये जो है प्रोग्राम दरकार है, फलां के लिए दरकार है, और जो कड़वे और सख्त फैसलों की बात की जा रही है, मैं यहाँ बरमला कहूँगा कि ये फैसले अशराफिया के लिए नहीं है, ये फैसले तो सिर्फ अवाम के लिए हैं। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का बरमला इज़हार किया है कि आइंदा जो हमारे फैसले होंगे उसका बोझ है ना वो गरीब आदमी पर नहीं डाला जाएगा। गरीब आदमी ऑलरेडी बहुत पिस चुका है, अब जो इसका तमाम बोझ है वो इशराफिया के ऊपर डाला जाएगा। और जैसा कि आप बात करें कि माजी में भी इशराफिया पर गरीब की बात होती रही है, लेकिन जो बोझ है वो गरीब आवाम पर ही पड़ता रहा है, इशराफिया पर कोई बोझ नहीं डालेगा। लेकिन कल के फैसले में उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो गया, अब गरीब आवाम पर मज़ीद जो है ना हम बोझ नहीं डालेंगे। अच्छा चलें, आपकी इस बात को लेके कि अगर गरीब आदमी पे बोझ नहीं पड़ना, तो फिर जो बिलों में इजाफा हो रहा है, क्या वो सिर्फ अशराफिया ने भरने हैं या गरीब लोगों ने भी भरने हैं? इसी तरह जो दीगर इश्यूज़ हैं, क्या पेट्रोल का असर सिर्फ अशराफिया पे पड़ेगा, वो गरीब आवाम पे नहीं पड़ेगा? ये तो एक किस्म का एक लॉलीपॉप है जो हमेशा दिया जाता रहा है। सिर्फ एतराज़ यही है कि आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी जो है उसको तो आसान कर दें, लेकिन आज नहीं है। यहाँ इस रोटी के लफ्ज़ आने पर मैं एक छोटी सी बात याद आगे करूँगा कि आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी करती क्या है। आज रोटी आपको उसी मुकर्रर कीमत पे मिल रही है जो मार्केट में तय किया गया कि मिसाल है 20 रुपये या 25 रुपये इसकी तरतीब से। अब देखें कि उसमें रोटी की कीमत वही बरकरार है। एहतजाज भी हुए, बहुत कुछ हुआ, फिर आपस में मीटिंग्स के बाद ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसे बैकडोर चैनल से उनको ये कहकर मुतमईन किया और उन्हें इस चीज़ पे लाया कि आप कीमत यही रहने दें, जबकि इसका जो वज़न है उसको कम कर दें। देखें बोझ किस पे पड़ा, गरीब आदमी पे पड़ा। अगर कोई 2 रोटी खाता था तो आप 3 रोटी खाता है, तो ये क्या ड्रामा है?
जैसा ठीक है, जी जी बात करें। तो मतलब ये ढकोसले हैं जो हमेशा से होते आ रहे हैं गरीब आदमी का। तो अभी आपको आने वाले 1 से 2 महीने में पता चल जाएगा कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। अभी तो बिजली के बिल आए नहीं हैं, और इस वक्त जो गैस के बिल आ रहे हैं, जब मौसम वापस रिवर्स हो रहा है और गर्मी की तरफ जाने वाला है, उस आखिरी इन 2 महीनों में बिल इस तरतीब से ऊपर गए हैं कि हर शख्स परेशान है कि ये हुआ क्या है, क्या उन्होंने घर में तंदूर लगा लिया है या वो होटल चला रहा है, तो ये क्या गरीब पे बोझ नहीं पड़ रहा। तो ये तमाम बातें हैं, ये ढकोसले हैं, जो भी फैसले हुए हैं इसके नताइज आपको आने वाले 2 महीनों में दिखाई दे देंगे। बिल्कुल, आने वाले 2 महीनों में जो फैसले हुए हैं उनमें नताइज जो है ना वो आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जो साहब, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस वक्त आप को मालूम है कि वफाक में जो हुकूमत है वो इत्तेहादी जो हुकूमत है, और इसमें सिंध में पीपल पार्टी है, पंजाब में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, इसी तरह बलूचिस्तान में जो है वो पीपल पार्टी की हुकूमत है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और वहाँ के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कल के इजलास में उन्होंने शिरकत की, और इस शिरकत के बाद जिस वक्त वो बाहर आए तो मुसाफिरों से उन्होंने बात की, या जो कमेटी में जो बात हुई, तो उन्होंने भरपूर तावन का यकीन दिलाया कि हम मुल्क और कौम के मफाद के लिए बिल्कुल इकट्ठे हैं। और जब इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त है और हमें इस मुश्किल वक्त में इकट्ठा चलना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो पेशावर जाते हैं वहाँ जाके उनके बयान में जो है वो तब्दीली आ जाती है। आज भी जो उनका जो लेटेस्ट बयान आया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि आप कल पीएम से मिले हैं तो आपसे पीएम से क्या मांगा, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं उनसे क्या मांगता, वो तो खुद फॉर्म 4045 वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखें, पहली बात तो ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि वज़ीर आला KPK जो हैं वो ना वफाक के इत्तेहादी हैं, ना ही वो किसी और उनके साथ किसी किस्म का उनका सिलसिला है। वो एक अलग जमात, और उस जमात से उनका तल्लक है जिनका सबसे ज़्यादा क्लेम है कि जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उसमें फॉर्म 45 वालों को फॉर्म 47 के ज़रिए हराया गया। तो इस वक्त वो एहतजाज के लिए भी उसमें पाइपलाइन में आ रहे हैं। क्या माजी में नहीं ये कहा जाता रहा, हाँ जीतने के बाद ही क्यों ख्याल आता है कि जी सब सबको इकट्ठा चलना चाहिए? क्या पहले पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम जो है तरजीह नहीं रखते इन लोगों के लिए कि जब हुकूमत में आ जाएं या अपना इख्तियार जब इनके पास आ जाए तो उस वक्त ये सबको दावत देना शुरू कर दें, आए जी मिल के चलते हैं? तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हम जो माजी से चलता आ रहा है एक तसलसल, अब हमें उससे निकलना होगा। अगर हम नहीं निकलेंगे तो आप ये जहन में रखें कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा तवील अरसा चलने वाला नहीं है। ये सिस्टम मैं सिर्फ इस हुकूमत के दौर की बात नहीं कर रहा, आने वाले कोई भी दौर हो उसमें हमें अपनी लाइन लेंथ को अब तब्दील करना होगा। आप बराह रास्त आप जो है एक बैनुल अक़वामी जो हल्का है वहाँ उनकी नज़रों में भी हैं, उन आपके मामलात, आपके इलेक्शन, आपकी मईशत, और फिर ओवरसीज़ जो है वहाँ भी ज़ाहिर है एक हल्का है उनका, वो वहाँ भी जो है डिस्कस करते हैं पाकिस्तान को, और वो सुनने वाले वहाँ के मुकामी भी हो सकते हैं, दीगर हल्कों के लोग भी हो सकते हैं। तो अब जो है दुनिया ग्लोबल है, इस चीज़ को तस्लीम करना होगा। ये समझना कि ये पाकिस्तान है, इसको आप जैसे मर्ज़ी भेड़ बकरियों की तरह इसके अवाम को चलाएं और यहाँ के फ़ैसले करें, तो ये अब ऐसे चलने वाला नहीं है। ये सबको जो है लाइन लेंथ जो है चेंज करनी होगी, इसमें अपने आप को स्ट्रीम लाइन लाना होगा, तब जाके ये मामला चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि आज आप इक़्तिदार संभाल लें तो फिर आप सबको दावत देना शुरू कर दें, आए जी बैठते हैं मिल के चलते हैं। तो ये एक पुराना तरीक़ाकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इसी बात पे आपको चंद दिन पीछे जाऊँ, आप मरियम नवाज़ साहिबा जब वज़ीर आला बनी हैं, क्या उसके बाद जो 2 एक एहतजाज हुए थे, उस एहतजाज के दौरान किस किस्म का रवैया अपनाया गया पुलिस की जानिब से? और फ्लोर के ऊपर जब खड़े होकर तकरीर की थी तो उसमें तो यही कहा था कि हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसका आपने जो है अमली तौर पर जो मुजाहिरा है उन मुजाहिरों में देख लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अब ड्रामे नहीं चलने वाले, हमें अब इन ड्रामों से निकल के मुल्क और कौम के लिए सोचना होगा, वरना लोग भी अब इनके बारे में नहीं सोचेंगे, और उसके जो है सूरत हाल इलेक्शन में आपको इससे भी कहीं ज़्यादा दिखाई देगी जो अभी 2024 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं। जी सही। अच्छा जैसा गुजारिश है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि अब जो है ना हमें हकीकत पसंदी का सामना करना पड़ेगा और ये जो ड्रामेबाजी है ये बंद करनी पड़ेगी। लेकिन जो कल का एक वाक़या हुआ है आसफ
ख्वाजा आसफ़ साहब के साथ जो हमारे साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा का, उस बारे में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आज क्योंकि आप इत्तेफाक से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए, थोड़ा हमारे नाज़रीन को हक़ाइक़ थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या मामला है। ख्वाजा आसफ़ साहब ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को कहा था कि ये लोग जो हैं इमरान खान साहब के मतलब उन्होंने जो बातें की थी, मैं बात मेरी लंबी हो जाएगी, इनको असम्बली के फ्लोर पर बुलाकर इनसे वज़ा तलब की जाए। और कल इस पर कुछ हमारे जो करीबी ज़राए हैं, बावसूख ज़राए, उन्होंने बताया है कि ख्वाजा आसफ़ की और जनरल बाजवा की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वो बड़ी नाज़ेबा हुई है और उस पर काफ़ी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आप बयान कर रहे हैं, मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें सुनी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ लोगों के शायद व्लॉग भी हुए हैं इस पर। तो लोग तो बल्कि यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसफ़ की जो सोई हुई शर्म थी, या कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, ये जो है ये जनरल बाजवा ने जो है वो कल जगा दी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बाजवा साहब ने जो कहा है ना, ठीक कहा है, लेकिन मसला ये है कि गैरत हमेशा जागती तब है जब दूसरे की तरफ आती है, सही, अपनी बारी पे नहीं आती, यानी कि हम अपने गिरेबान में नहीं देखते। अगर यही ख्वाजा आसफ़ ये बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप देखें ख्वाजा क्या नाम है, लतीफ़ जो है मियाँ जावेद लतीफ़, सॉरी, उन्होंने भी बड़ी सख्त जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम लेके कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि एक ऐसा बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है, क्योंकि उनके वो जो बयानात सामने आते हैं, देखते हैं। ख्वाजा आसफ़ की आपने बात की, तो ख्वाजा आसफ़ साहब के मुतल्लक जो है 2018 और उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें, और अभी भी आप देखें कि जब इलेक्शन जारी था तो नताइज आना शुरू हुए थे, और नताइज आने के दौरान इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि ख्वाजा आसफ़ साहब हारने जा रहे हैं, और उन्होंने इस दौरान जो उनकी मूवमेंट थी इलेक्शन के बाद जो नताइज आ रहे थे, तो उन्होंने मीडिया से भी खिताब किया था, आपको याद होगा। तो मीडिया से बात करने के दौरान हमें बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि वो गैर महसूस तौर पर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इम्कानात मज़ीद कुछ देर में रोशन होंगे, लेकिन वो रोशन क्या होना थे, उसने बाकियों के जो है 14 तबक रोशन कर दिए। तो ये जो है ना चीज़ आप देखें कि ये होता रहा है, और जो बाजवा साहब ने कहा है दुरुस्त कहा होगा, लेकिन बात ये है, यहाँ एक सबसे अहम जो नुक्ता मैं अपने तौर पे उठाने जा रहा हूँ कि अगर बाजवा साहब ने ये कहा है तो ये एक किस्म का इतराफ़ जुर्म है कि उन्होंने मुदाखलत की है, ठीक है। और अगर ये चीज़ एक बंदा रिटायर होने के बाद ये बात कर रहा है, तो क्या उसका वो जुर्म जो है उस वक़्त उस कानून और आइन के दायरे में नहीं आता? क्या वो उससे बरी ज़िम्मा हो जाता है? अब ये देखें ना आपके, अगर वो आज नहीं है लेकिन ये बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ साबित करती है कि आप लोगों ने ये मुलव्वस रहे हैं किसी को हराने में, किसी को जितवाने में और दीगर मामलात में। तो अगर ये चीज़ है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और बल्कि मैं कहता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या जो उस वक़्त हो रहा था क्या आज नहीं हो रहा? हो सकता है कि हम 4 से 5 साल बाद फिर इसी किस्म की बातें कर रहे हों। तो ये एक सिस्टम जो है ये अब चलने वाला नहीं है। जितना धक्का लगा के आप इसको चला सकते हैं चला लें, बिल आखिर इसने एक खड्डे में जाके गिरना है, और वो खड्डे में मैं नहीं समझता कि अवाम गिरेगी, वही गिरेंगे जो फैसला साज हैं, जो ऐसे फैसले करते हैं, उनके फैसलों की वजह से वो उस खड्डे में गिरेंगे। और अवाम जो है ये चीज़ें अब देख भी रही है, समझ भी रही है, इतना शऊर आना शुरू हो गया है। और सोशल मीडिया ने भी एक बहुत कहा तो जाता है कि सोशल मीडिया बेलगाम है और ये कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया एक मुस्तनद प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो गुमराह करती हैं, हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या वो 100% ऐसे प्रोग्राम या व्लॉग या जो भी है सोशल मीडिया का मवाद, वो 100% तो झूठा नहीं हो सकता ना। उसमें चले 10% भी अगर सच है, तो क्या वो 10% उस आवाम को जो देख रहे हैं उसको, उसकी एक तादाद तो मौजूद है, उससे तो आप इनकारी नहीं हो सकते। तो ये सारी बात है। इसके लिए फिर वही कहूँगा कि लाइन लेंथ दुरुस्त किए बगैर मामलात मुस्तकबिल में नहीं चलने वाले।
हाँ जी, जो साहब बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात की है कि जब तक आप अपनी लाइन और लेंथ दुरुस्त नहीं करेंगे, आगे के जो मामला हैं वो नहीं चलने वाले। और ये किसी वक्त भी जो आपकी ये गाड़ी चल रही है या आपकी गाड़ी जो है जो तरक्की का जो पहिया है, आप इसको जो घुमा रहे हैं, ये रुक भी सकता है। अच्छा, चूँकि जो साहब आपकी बड़ी चूँकि आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग भी करते हैं और बड़ी गहरी नज़र भी होती है आपकी अदलिया के ऊपर। आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला आया है जो 23 जनवरी का तहरीर हुआ था, यानी कि उसको आज सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जो जिस वक्त वो जज थे, ऑन ड्यूटी जज थे, तो उनको हटा दिया गया था और उनके मामला जो थे रोक दिए गए थे। लेकिन आज जज साहब ने कहा है कि गो कि हम उनको बहाल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तमाम मराहत और पेंशन जो है वो हम बहाल करते हैं और आइंदा के लिए जो उनको जो है ना वो रिटायर्ड जो है ना जज वो तस्लीम किया जाए। इसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भट्टो मरहूम का जो फ़ैसला है वो भी 44 साल के बाद जो है वो आया है और उस फैसले में भी ये कहा गया है कि जो है उनका फेयर ट्रायल नहीं किया गया। और फिर इसके बाद इससे पहले, बल्कि भट्टो के फैसले से पहले हमारे मुल्क के जो साबिक सदर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिस वक्त वो फोत हो चुके थे, तो उनको भी जो है वो नोटिस मसूल हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि वो कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे अदलिया से जो है जो मरहूम लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं या जिनका को जो इंसाफ के लिए मुद्दतें हो गई, उनको राह देख रहे हैं, उनको तो इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो आपके जो मरहूम लोग हैं इनको आप जो है ना इंसाफ दे रहे हैं, इनके जो है फ़ैसले हो रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सही साहब, इस हवाले से सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूँगा। 2 रोज़ पहले का जब बैरिस्टर गौर बानी PTI से मिलने अडयाला जेल गए, तो उसके बाद जब आके उन्होंने मीडिया टॉक की, तो आखिरी जो उन्होंने बात की थी वो ये थी कि हमें अदलिया से इंसाफ की तवक्को है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमें 40 साल बाद इंसाफ दिया जाए। ये बात उन्होंने कही है, बिल्कुल जी। सही। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये एक माइंड सेट है जो माशरे में बन रहा है। अगर एक सियासी वर्कर या एक पार्टी का चेयरमैन ये बात कर रहा है, तो वो बात को लेके क्या माशरे के और लोग हैं उनके दिमाग में ये पहलू नहीं है। क्यों है? क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का फ़ैसला 44 साल बाद आपने बताया आया, तो आज वो अदालती कत्ल हो गया, ठीक है। उस अदालती कत्ल में मुलव्वस या उस फैसले को देने वाले उनको क्या सज़ा मिली, ठीक है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो शहीद हो गए, फांसी चढ़ गए, और आज वो जो है उस फैसले को उसकी नफ़ी कर दी गई जो माजी में हुआ। इसी तरह अब अगर देखें आप कि परवेज़ मुशर्रफ का ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, जब उनकी लाश इधर आ जाती है मरने के बाद, जी। उस वक्त जनाब फैसला आता है कि अदालत कहती है कि जी इन्हें फांसी दे दीजिए। तो ये क्या हो रहा है? हम फिर बार बार मैं वही बात करूंगा कि पूरे सिस्टम को चाहे वो अदलिया है, कोई भी है, हर किसी को अब अपना आप जो है दुरुस्त करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये बात जो बैरिस्टर गौर ने की है, तो ये अदलिया को भी सोचना चाहिए कि ऐसे फैसले हों जो आज भी मकबूल हों, कल भी मकबूल हों, आज भी कबूल हों, कल भी कबूल हों। अगर नहीं तो फिर ये तमाशा लगा रहेगा और अदारों का मजाक भी उठता रहेगा। फिर सोशल मीडिया पे अगर कोई तबसरा करता है, कोई कुछ करता है, तो उसको FI उठा के ले जाएगा या कुछ करेगा, तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना है, तो आगे किसी को मौका ही ना मिले कि वो ऐसी बात करे जिससे किसी अदारे की तस्हीक हो या किसी के फैसले की तस्हीक हो, या उस हवाले से कोई वो ऐसी बात करे। तो ये हमें अपने आप को और सबको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, और ये किए बगैर ना मुल्क तरक्की करेगा और ना यहाँ के अवाम के हालात सुधरेंगे। जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आवाम के हालात सुधर सकते हैं। और जैसा कि आपने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़ैसला 44 साल बाद आया है, उसका ना फ़ैसला देने वालों पर कुछ असर पड़ा है, और जो जिनके ख़िलाफ़ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ना ही उनकी कोई सेहत पर असर पड़ा है। तो इस से बेहतर था कि मेरा मतलब है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो अदालतों में ना जाएँ, बल्कि जो ऑलरेडी जो गरीब आवाम के या दूसरे लोगों के केसेस अदालतों में पेंडिंग है और काफ़ी अरसे से ज़ेर अल्तवा हैं, उनके मतलब जो है फौरी तौर पर फ़ैसले किए जाएँ और स्पीडी फ़ैसले किए जाएँ, ताकि आवाम को जो है फौरी सस्ता और इंसाफ मिल सके।
अच्छा, जो सब गुजारिश ही है कि आपने, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर है, जो जिसका नाम अब तब्दील होकर एक्स जो है वो रख दिया गया है, इस पर काफ़ी अरसे से जो है ना वो पाबंदी लगी हुई है और इस पर ऑलरेडी जो है सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत हो चुकी है, बहस हो चुकी है और आज का एक रिट जो है वो दाखिल हुई है। नुमान मुहिब काकाखेल साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में की और जिस पर वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जो है ना वो पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है कि ये क्या मामला है और ये ट्विटर पर जो पाबंदी है ये क्यों लगी है और इस पर पाबंदी जो है ये कब उठेगी। आपको बेहतर पता है क्योंकि आप मीडिया से वाबस्ता लोग हैं कि इस ट्विटर की वजह से जो है बेशुमार जो है हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इससे सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म है, हज़ार लोग जो है इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर पाबंदी क्यों नहीं उठाई जा रही और इस पर पाबंदी लगाने का मकसद क्या है? देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी इतनी ना हैसियत है ना मेरा इतना वज़न है। तो बात यह है कि जब किसी को आर्डर जाता है सरकारी किसी महकमा को, तो एक लेटर कोई मुतलका अथॉरिटी भेजती है कि आपने ये बंदिश करनी है या खोलना है ये मामला। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ग्राउंड है या कोई दस्तावेज़ है। मैं तो समझता हूँ ये किसी की ख्वाहिश है जिसकी ख्वाहिश पे किया गया है, लेकिन ये हल नहीं है। अगर तो आपने 1 महीना से बंद रखा हुआ है और मज़ीद भी रखने जा रहे हैं, तो सबसे अहम जो बात है इसमें वो ये है देखने वाली कि आया इस अरसे के दौरान क्या कोई ऐसी पॉलिसी लाने जा रहे हैं, कोई ऐसा कानून साजी करके कोई फ़ैसला लाने जा रहे हैं जिससे इसको बेहतर किया जा सके। इन जो आप समझते हैं कि ये नेगेटिविटी है, इस पर काबू पाना चाहिए, फिर तो मैं कहता हूँ कि आप मज़ीद 1 महीना और आप पाबंदी लगा लें। अगर 2-3 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हैं और आपने उस हवाले से कोई जो असल वर्किंग है करने वाली वो नहीं की, तो फिर आपकी ये जो जुज़वी पाबंदी है, लोग VPN इस्तेमाल करके भी कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम कहते हैं आप मज़ीद 2 महीने ले लें, लेकिन कम अज़ कम आप कोई ऐसी पॉलिसी बना लें। अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उसकी तायद करेंगे ताकि एक रेगुलाइज किया जा सके। आप कहते हैं कि जी हम बाहर के सरमायाकारों को दावत देते हैं वो आएँ, वो 22 सरमायाकार जो हैं वो सारे इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं। जी जी, ठीक है, आप जब एक किस्म की एक्सेस नहीं देंगे तो वो वहाँ बैठे आपको वॉच कर रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, आपके मामलात को देख रहे हैं, तो सरमायाकार यहाँ पे कैसे आएंगे? आएंगे नहीं, आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो उन्हें पहले ही अंदाज़ा है और पिछले जो मामलात हैं वो भी आपके ऐसे हैं कि एक हुकूमत की पॉलिसी और है, दूसरे की और है, तीसरे की और है, और ये तमाम सूरत हाल में आप सरमायाकारों से तवक्को रखें वो यहाँ आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऐप बंद करने का इशू है, इससे आप जो मुस्तकबिल में फ़ायदा लेने के बारे में सोच रहे हैं, पहले आप अपने घर में जो है उसकी सिमत को दुरुस्त करें, उनके मामलात को दुरुस्त करें, फिर आप बाहर की दुनिया के पास जाएँ कि जी आएँ यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो तभी मुमकिन है, इस तरह टिट पिट अब नहीं चलेगी, अपने आप को दुरुस्त करना होगा। अच्छा, जैसा गुजारिश है कि आज आप माशाल्लाह आप हमारे काबू में आ गए हैं और आप बड़े जानदीदा साफ़ी हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे मुल्क में जो है हुकूमत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक भरपूर एहतजाज कर रही है धांधली के ख़िलाफ़ के हमारी जो जीते हुए हम लोग थे हमें हरवा दिया गया। हमारी हुकूमत बननी थी 180 के करीब जो है हमारी वफाक में जो है ना वो नशिस्तें बनती हैं, लेकिन हमें जो है ना वो धांधली के ज़रिए जो है ना वो नशिस्तें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत नहीं बन सकती। आप क्या समझते हैं कि आज कल रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान के बाद ईद आने वाली है, ईद के बाद ये मामलात जो हैं ये क्या रुख इख्तियार करेंगे, और आप क्या ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अपना टेन्योर जो है वो पूरा कर लेगी, या आप नहीं समझते कि ये मौजूदा हुकूमत जो है, जैसे कि मुख्तलिफ हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं, फ़ाद चौधरी साहब हो गए और इस तरह काफ़ी सारे और लोगों ने भी कहा है, फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोई 6 महीने बता रहा है, कोई 2 महीने बता दो साल बता रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मैं इमरान खान ने जो है एक मुलाकात में जो है अपने वकीलों से ये बात की थी, बल्कि मीडिया से टॉक भी हुई थी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद मीडिया से। तो ये बात बजाय मैं कहूँ अपने पे रख के, तो जो उन्होंने बात की मैं वो बात करूँगा। उनका कहना था कि
मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं मज़ीद 4-5 माह ज़हनी तौर पर तैयार हूँ जेल में रहने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत 5 से 6 माह से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ठीक है। तो एक तरतीब देखें 4 माह, दूसरी तरतीब देखें 5 से 6 माह। इसका मतलब है कि अगर कोई इस किस्म का काम होने जा रहा है तो पहले वो अपने आप को जेल से बाहर देख रहे हैं, उसके बाद वो जो तब्दीली आनी है 1 से 2 महीने में, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो हालात तो ऐसे ही हैं। देखें, आप कह रहे हैं कि धांधली और ये सब बातें हुई, हमें तो एक आम बंदा पूछता है जिसका अगर किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, इलेक्शन वाले दिन उसने वोट डाला जिसको भी डाला, उसके बाद वो शाम को बैठ गया टीवी के आगे, स्क्रीन के आगे बैठ गया, एक चैनल दूसरे चैनल को देख रहा है, बार बार लगा रहा है, उसका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, ठीक है। अब वो देख रहा है कि फलां बंदा जनाब जी इतने से जीत रहा है, फलां पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया और इसमें ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और ये एक जो है समझ लें स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है सिलसिला ये चल रहा है, और रात 12 साढ़े 12 तक ये सिलसिला चल रहा है। जैसे एक मैच चलता है तो के साथ स्कोर बन रहा होता है, कोई आउट हो रहा है, वो चल रही है कि तो एकदम जो है उसमें ब्रेक आ जाता है। जब ब्रेक आता है और नताइज भी इस कदर आ चुके होते हैं फॉर्म 45 की बुनियाद पे कि पीछे किसी भी हल्के का, मैं समझता हूँ कि किसी जगह 80 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट रह गया होगा, कहीं 100 का, कहीं 100 का, यानी कि 70% नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक ऑलमोस्ट सभी के तकरीबन आ चुके थे, ठीक है। जो 30% रह गए थे, जिसमें बात यह है कि अगर आप लीड ले रहे हैं 40,000 की, फॉर एग्जांपल जीत रहे हैं आप 40,000 की लीड से, अगले अगर 80 जो है वो रह गए हैं पोलिंग स्टेशन, उसके नताइज में वो 40,000 भी फारिग हो जाते हैं, आप उसको क्रॉस करके अपनी भी एक जो है लीड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा अमल किसी एक बंदे ने नहीं देखा, ये सारी कौम ने देखा है, सब ने देखा है, चाहे वो किसी सियासी जमात से था चाहे नहीं था, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस देखी है। और लोग बिल आखिर तंग आके तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे फजर की नमाज होती है, तो लोगों ने जो जाग रहे थे और तवातर से ये स्क्रीन पे नज़र रखे हुए थे, उन्होंने फजर के करीब जो है ना अपनी आंखें बंद कर ली, वो नींद से बेहाल थे, वो सो गए। ऐसे ही है बिल्कुल। जब वो सो गए और जब उसकी आँख खुलती है, वो फिर स्क्रीन ऑन करते हैं, तो आगे वो सारा मंजरनामा ही चेंज होता है, सही ठीक है। तो ये मैं नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी को उसका नुकसान हो रहा था या फ़ायदा हो रहा था, या PTI को या नून लीग को, लेकिन सिंपल अपने आप को एक जो है किसी भी सियासी जमात से अलग रख के एक न्यूट्रल के तौर पे आप देखें, तो ये तमाम अमल आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं कहता कि मैं किसी की साइड लेके कहूँ कि जी वो PTI वाले दुरुस्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये तो जो मंजर कशी पूरी कौम ने स्क्रीन पे देखी, ये सबके सामने है। मेरा ख्याल मज़ीद इस पर मैं क्या कहूँगा। अच्छा, जैसा गुजारिश है कि जैसा कि आप कई मरतबा जो है ना रिपोर्टिंग के लिए डाला जेल जाते हैं, और आपकी मुलाकात भी कई मरतबा इमरान खान साहब से हुई है। मैं छोटा सा सवाल आपसे करूंगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो रमज़ान शरीफ के महीने में जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इमरान साहब की जो मुस्तकिल है वो क्या है, और वो कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है? देखें, इसमें सबसे जो एक चीज़ है बड़ी कानूनी तौर पे, वो ये है कि जब इनके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी, मुकदमात का एक ऐसा जाल बुना गया है, उस जाल में इनको फंसा गया है, और उस जाल में से निकलने के लिए एक अच्छा खासा वक्त दरकार है। लेकिन कई मुकदमात में तो आपने देखा कि बानी PTI की जो है वो ज़मानतें भी हो गई हैं, कई केसेस में वो बरी भी हो गए हैं, तो ये माहौल जो है वो तब्दील हो रहा है। कि आपको भी इस तरह का माहौल को नज़र आ रहा है? नहीं, तो आप क्या समझते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, जी, उनकी परसेंटेज क्या होगी जिनमें वो बरी हो गए हैं? 2-3 थे। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, इसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो बानी PTI ने लास्ट मीडिया टॉक में साफियों से बात की थी डाला जेल में, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं ज़हनी तौर पे अपने आप को मज़ीद 3-4 महीने तक जो है देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ, ये अब किसी न किसी चीज़ की तो उन्होंने एक किस्म की इसमें इशारा दिया है। तो मैं भी समझता हूँ कि ये जो 4 महीने 3 महीने, और मैंने पहले जो बात की थी
कि आने वाले 2 महीने में देखिएगा कि हालात किधर जाते हैं। प्रोटेस्ट को छोड़ दें, एक एहतजाज होता है जो सियासी जमात के एजेंडे का जो है वो उसके मुताबिक हो रहा होता है। मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं अवामी एहतजाज देख रहा हूँ। अच्छा, मैं अवामी एहतजाज सियासी बुनियाद पर नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे घर का बिल आया और मैंने पकड़ दकड़ करके वो बिल जमा करवा दिया। अब दूसरे की जब बारी आई है तो मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है और मैंने कर्जा भी लुटाना है। हर बंदा महंगाई से अलग से परेशान होगा और अभी जो बिजली के बिल भरने पड़ेंगे आने वाले गर्मियों में, तो ये एक ऐसा मैं देख रहा हूँ मंजर के ये गर्मा गर्मी का एक तो गर्मी वैसे ही होती है, तो गर्मा गर्मी वाला ये माहौल होगा और अवाम, मेरा नहीं ख्याल उसे किसी छतरी की ज़रूरत पड़ेगी किसी सियासी जमात की या किसी और चीज़ की, लोग निकलेंगे, ये मैं देख रहा हूँ। तो निकलते हैं या नहीं निकलते वो एक अलग मामला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अवामी तौर पे ये एक ऐसा माहौल बनेगा कि लग समझ जाएगी। खालिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। जैसा कि नाजरीन आपने मारूफ साफ़ी खालिद चौधरी साहब की बातें सुनी और उन्होंने बताया है कि ईद के बाद जो है वो गर्मी भी बढ़ेगी और आवाम के अंदर जो गर्मी है वो भी बढ़ेगी। ज़ाहिर है कि जिस वक्त आपके घरों में बिजली के बिल आने हैं, आपके घरों में गैस के बिल आने हैं, तो आवाम ने बलबला उठना है, आवाम ने चीख उठना है। और जो मौजूदा हालात इन पर इन्होंने तबसरा किया है वो बता रहे हैं कि वो इनको वो हालात जो हैं स्पेशली गरीब आवाम के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमने मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिशें करनी है तो इशराफिया के ऊपर जो है ना वो टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और हमारे मुल्क को सुधारने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर हमने इसी तरह एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहे या एक दूसरे की जो है हम खींचातानी करते रहे तो ना ये मुल्क चलेगा, ना इस मुल्क की आवाम तरक्की कर सकेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।